पढ़ा है अभी अंकित? जी सर पढ़ा तो है, थोड़ी थोड़ी पढ़ा था, समझ में नहीं आया था इसलिए थोड़ी थोड़ी पढ़ा। अच्छा, तो इसमें बेसिकली मैं अभी सिलेबस बता दूं आप लोग को। जी अच्छा, आप में बैक किस सब्जेक्ट में आप लोगों की? सर मेरी बैक एनालिसिस में है और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है सर। अच्छा, स्क्रीन आ रही है अंकित? जी सर आ रही है। तो ये इसमें देखो, ये पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस है, तो टोटल 5 यूनिट्स है। जी ठीक है, तो इसमें 5 यूनिट्स में पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशंस। जी रवि सर आपका पीडीएफ नहीं दिख रही है। अंकित आपको दिख रही है पीडीएफ? जी जी सर दिख रही है। ठीक है रवि सर, कैरी ऑन। जी सर। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशंस है। तो इसमें बेसिकली हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जो आज कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन, होम्योस्टैसिस, और कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम्स, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कवर होंगे। तो उसके पहले मतलब आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ टर्म्स हैं अंकित, जैसे ये एट्रोपी हो गया, हाइपरट्रॉपी हो गया, हाइपरप्लेसिया हो गया। तो ये तुम्हें पता है कुछ? एट्रोपी, हाइपरट्रॉपी किसको बोलते हैं? जी सर इसमें सेल के बारे में बताया जाता है, इसमें सेल बढ़ती हैं, कहीं कम होती हैं सेल, और कहीं सेल का अकेला आकार बढ़ता है, ऐसा होता है इसमें सर। इतना ही जानकारी है मुझे। हाँ, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ती हैं सर इसमें, नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ सेल कम होती हैं इन दिस एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया है जो इसमें। हाँ, तो जो एट्रोपी है वो कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी के मसल्स होते हैं, ठीक है, जी या जो फ्लैश वगैरह है बॉडी का, मसल्स हो गया, फ्लैश हो गया, तो उसमें जो लूजनिंग स्ट्रेंथ हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ जो रहती है, जैसे वो कॉम्पैक्ट रहती है तो उसमें लूजनिंग आ जाती है। ठीक है, तो उससे सेल का डैमेज होता है। ये बेसिकली किस वजह से होता है कि पर्टिकुलर पार्ट में अगर लो ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इस टर्म को, एट्रोपी को, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। और जो हाइपरट्रॉफी है उसमें रहता है जो ग्रोथ हो जाती है मसल्स की, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है या इंक्रीज हो जाए कोई मसल्स। ठीक है, तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और जो हाइपरप्लेसिया है इसमें ऑर्गन या टिश्यू का इंक्रीज हो जाए, इंक्रीमेंट या एनलार्जमेंट हो जाए। जैसे लीवर में हो जाता है ना हाइपरप्लेसिया हो गया, जैसे लीवर का एनलार्जमेंट हो गया, स्वेलिंग हो गई या और चीजें हो गई। तो ये टर्म्स हैं 3। तो अब आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी को हम लोग स्टेट कर सकते हैं कि ये किसी भी डिसीज को, ठीक है, उसके कॉज को, उसमें क्या प्रोसेस हुआ है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको हम लोग
पैथोलॉजी बोलते हैं, और उसके द्वारा जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, तो अगर कोई भी सेल है वो फेल कर जाती है, ठीक है, वो अडेप्ट नहीं कर पाती है कोई भी इन्वायरमेंट को, या वो जैसे कोई भी एक सेल का पार्ट है वो स्ट्रेस में चला गया, स्ट्रेस मतलब जैसे जो कैंसर सेल्स रहती हैं तो वो अंडर स्ट्रेस जाती रहती हैं, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो वो क्या रहता है, वो जो अडेप्ट नहीं कर पाती हैं सेल्स जो है स्ट्रेस में जाती रहती हैं, कंटिन्यूअस होता रहता है, तो इसमें सेल इंजरी डेवलप हो जाती है, और जो सेल्स हैं वो रिकवर नहीं कर पाती हैं। और जब सेल रिकवर नहीं करती हैं तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल इंजरी बोलते हैं। और जिस कंडीशन में सेल्स जो रहती हैं अगर उस स्ट्रेस से रिकवर कर जाती हैं, ठीक है, तो उसको रिवर्सिबल इंजरी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें नॉर्मल बताऊं, जैसे पेड़ रहता है तो पेड़ में जब पत्ती उसकी झड़ जाती है, ठीक है, फिर नई पत्ती आ जाती है, तो वो रिकवर कर जाता है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हो गया। और इरिवर्सिबल होता है जैसे कैंसरस सेल प्रोड्यूस हो गई या ट्यूमर सेल्स आ गई हैं, तो वो अडेप्ट उस स्ट्रेस होता है उसको वो बियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसमें कंटिन्यूस स्ट्रेस होता रहता है, और जिससे कि वो एक तरह से बोला जाए तो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि सेल ग्रोथ है वो हम लोग फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। समझ गए? जी सर। तो जो भी टिश्यू की इंजरी रहती है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन रहता है सेल्स में, मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, या जीनोमिक लेवल से स्टार्ट होता है सेल्स में, तो वहां से उसकी जो इंजरी है टिश्यू की या सेल की वो स्टार्ट होती है। और जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं वो मॉडिफिकेशन कर जाते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन जो स्ट्रेस नहीं बियर करते हैं, जैसे बताया था मैंने, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन जो उनके स्ट्रक्चर में रहता है, जो चेंजमेंट रहते हैं वो बियर नहीं कर पाते हैं, और वो क्या रहता है, कंटिन्यूस सेल डेथ में वो इंक्रीमेंट करते रहता है, सेल डेथ कॉज हो जाती है उसमें। अब इसमें है, देखो कुछ टर्म्स हैं, स्क्रीन आ रही ना? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो मुझे मतलब आवाज आ रही सही से? यार तो नेटवर्क, अंकित तुम्हें आ रही है आवाज? सर मेरी वीडियो भी नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, और मतलब समझ में भी कम आ रहा है। अंकित, माइक अनम्यूट कर लो अपना। अच्छा सर, अभी म्यूट तुम्हारा ईयरफोन सही नहीं है। तुम्हारी आवाज इधर भी नहीं आ रही है और तुम्हारी आवाज तुमको सुनाई भी नहीं दे रही है, तो या तो ईयरफोन हटाओ अपने। जी सर। अंकित तुम्हें आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है, अब मुझे आ रही है। मुझे भी क्लियर आ रही है। रवि, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही रवि तुमको? जी सर अब आ रही है। अब आ रही है ना? नेटवर्क इशू लग रहा मेरे को। तुम्हारा नेटवर्क इशू है, और अपना मोबाइल ज्यादा हिलाओ मत, ठीक है? और घर के अंदर है तो घर के देखो कहीं जहाँ पे ज्यादा नेटवर्क आ रहा हो, ठीक है? ठीक है, ओके, कैरी ऑन करिए सर। जो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे जो हार्ट मसल्स रहती है, ठीक है, वो अडेप्टिव रहती है नेचर में। जैसे हार्ट मसल्स देखे हो तो रिवर्सिबल सेल इंजरी को अडेप्ट कर लेती हैं, वो रिकवर कर जाती है। ये एक ओनली ऐसा मतलब इसमें वो है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आता है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट और ऐसे डायलेट और वो नहीं बोलते हैं अपन लोग कि फ्लक्चुएशंस आते हैं, हार्ट बीट करता है तो पहले रियकर होता है, मिनिमाइज होगा, फिर से मैक्सिमाइज हो जाता है हार्ट मसल्स में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि हार्ट अपनी शेप चेंज करेगा, जब पंप करता है ब्लड को, फिर से वो अपनी शेप को रीगेन कर जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए रिवर्सिबल प्रोसेस है। सेम चीज रहती है सेल्स के साथ में।
अगर सेल स्ट्रेस को मतलब डेवलप कर जाते हैं, बियर कर जाते हैं सेल स्ट्रेस को, तो वो क्या रहता है, वो फिर से रिवर्सिबल हो जाता है और शेप को अपने वो या जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको वो गेन कर लेते हैं, रीगेन कर लेंगे। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस दो चलती हैं इसमें। जी अब इसमें देखो ये लिखा है, मायोकार्डियल फाइबर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू इंक्रीज लोड एज इन केस ऑफ हाइपरटेंशन the cell adapts and undergo hypertrophy, that is an increase in size and heart sufficiently pumps against the increased load structure। समझ में आया? ये जो मायोकार्डियल फाइबर रहते हैं जैसे पुर्किंजे फाइबर्स हो गए, ये सारे जो फाइबर्स हैं जो हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली अपने, ठीक है, तो उनपे जब लोड आता है जैसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की जिसको मींस डिसीज होती है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, इंक्रीजिंग लोड तुरंत होता रहता है और बीपी क्या रहता है अपना एकदम से उस बंदे का फ्लक्चुएट करेगा, फिर नॉर्मल बैक टू पोजीशन आ जाता है। तो ऐसे में क्या रहता है, सेल्स इतना अडेप्ट रहते हैं क्योंकि हार्ट कंटिन्यूअस पंप रहता है, हार्ट बीट वेरी करती है। अब जैसे तुम कहीं दौड़ के जाओ तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, रेस्टिंग पोजीशन पे हो तो हार्ट बीट डिक्रीज रहती है। तो ये जो पूरा ओवरऑल हार्ट का मैकेनिज्म है, ये बेसिकली इसकी जो सेल्स है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है एक तरह से देखा जाए। तो इसमें क्या रहता है, जो हाइपरट्रॉफी हो जाती है जिसमें साइज इंक्रीज हो जाएगा हार्ट का और वो पंप ब्लड को पंप करता है सफिशिएंट अमाउंट में। तो ये एक तरह से ओवरऑल रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल समझ में आ गया? जी सर, जी सर। रिवर्सिबल में माने कन्वर्ट हो जाता है, अपने ठीक हो जाते हैं, और जबकि इरिवर्सिबल में वो सही नहीं हो जाते, सहन बियर नहीं कर पाता वो। हाँ, मतलब कोई भी सेल है अगर वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में बेसिकली यही डिफरेंस है कि कोई भी सेल है अगर वो स्ट्रेस को अडेप्ट नहीं कर पा रही है तो वो इरिवर्सिबल स्टेज में इंक्रीज हो जाएगी, उसमें सेल इंजरी के कॉजेस ज्यादा हो जाते हैं और बेसिकली लास्ट में जाके फाइनली सेल डेथ हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कैंसर सेल्स में। हाँ। और इसका अपोजिट रहता है रिवर्सिबल में। अब जैसे जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न रहता है सेल डेथ में, सेल जैसे कोई भी कैंसरस सेल है उसकी सेल डेथ हो गई, ठीक है, मतलब वो रिकवरी नहीं कर पाएगी, तो उसमें जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस रहता है जिसमें ब्लड एक्यूमुलेशन होता रहता है और उसमें क्या रहता है, जो सेल रहती है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्यों रहता है, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन रहते हैं या जो ऑर्गेनेलीज रहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में, सेल ऑर्गेनेलीज पता है क्या रहता है? नहीं सर। सेल ऑर्गेनेलीज हो गए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, अच्छा जी। राइबोसोम्स हो गए, जो साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। हाँ सर। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है, ये सब है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं जिसको, ये जो रहते हैं ये तुम्हारे बेसिकली इसको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। तो जब इनका डीनेचुरेशन हो जाता है तो ये भी एक कॉज रहता है कि सेल जो है, सेल इंजरी कॉज होती है, वो एक तरह से इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये डायग्राम दिया है इसमें जो दिख रहा है ना? जी दिख रहा है सर, नॉर्मल सेल। रवि तुमको दिख रहा है? जी 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 सर दिख रहा है। अब इसमें देखो ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पे स्लाइड शो ऑन कर दीजिए तो बड़ा बड़ा दिखेगा स्लाइड शो। अब ये देखिए ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। जब इसमें कोई भी इंजरी हो जाए या तो स्ट्रेस की वजह से या फिजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे डिसीज हो गई कोई, उसकी वजह से नॉर्मल सेल्स में इंजरी कॉज हो जाए तो ये क्या रहता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया रहता है या क्रोमैटिन रहता है जिसको सेल ऑर्गेनेलीज अभी मैं बताया था, सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली बोलते हैं, तो उसमें स्वेलिंग कॉज हो जाती है, ठीक है, जो कि एक होता है सेल डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेल डेथ कॉज कर दिया, तो ये जब सेल डेथ कॉज कर देगा तो ये एक तरह से हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि जो सेल है वो अपनी दोबारा से नॉर्मल जो सेल है उसमें रीगेन नहीं कर पाएगी, और अगर यहीं से रिकवर हो जाती है सेल, ठीक है, तो ये रिकवर्ड सेल में आ जाती है, जो कि एक तरह से रिवर्सिबल इंजरी हो गई, इसको रिवर्स हो सकती है ये चीज,
और यहाँ पे देखो सेल डेथ में क्या रहता है, स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लॉस ऑफ राइबोसोम, लाइसोसोम रैप्चर्स, मेम्ब्रेन ब्लेब्स, ठीक है, ये सारी चीजें रहती, तो ये एक तरह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज कर देती है। ये बेसिक मैकेनिज्म है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। ठीक है अंकित? जी सर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है होम्योस्टैसिस। तो जो होम्योस्टैसिस है वो ग्रीक वर्ड से आया है, दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना हुआ है, ठीक है। एक हो गया होम्यो और दूसरा हो गया स्टैसिस। होम्यो मीन्स होता है सेम, जैसे होम्यो सैपियंस हो गए, मतलब पूरी ह्यूमन, सेम फिजिकल कैरेक्टर, सेम फिजिकल अपीयरेंस, सारी चीजें सेम है, कोई वेरिएशंस नहीं होते। तो ये एक तरह ये हो गया होम्यो, ठीक है। होम्यो मीन्स हो गया सेम, और स्टैसिस हो गया मीन्स स्टेबल। तो दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया सेम एंड स्टेबल, होम्योस्टैसिस, ठीक है। इसका मतलब हो गया स्टेबल बाय रिमेनिंग द सेम, मतलब जो अपने फिजिकल कैरेक्टर वगैरह कुछ चेंज ना करे और स्टेबल रहे। जैसे कोई भी नॉर्मल सेल रहती है, स्किन के सेल्स ले लो या कोई भी अदर बॉडी पार्ट्स के सेल ले लो, वो एक तरह से स्टेबल है और सेम है सारे, क्योंकि उसमें सेल इंजरी नहीं हुई है या सेल ग्रोथ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है या कोई वैसी चीजें नहीं हुई है। अब कैंसर सेल्स रहती है, उसमें क्या रहती है, वो स्टेबल नहीं रहती है, क्योंकि उसमें सेल इंजरी कॉज हो जाती है। अब वो ना स्टेबल है और ना सेम रहती है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है, उनकी जो एक्टिविटी है वो भी वेरी करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या है होम्योस्टैसिस में, इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच ऑफ द बॉडी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हो गए, जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया शरीर का, या ऑक्सीजन का SpO2 ये हो गया, ठीक है, ग्लूकोज लेवल हो गया, pH हो गया, अपनी बॉडी में अलग अलग पूरे मींस टॉप टू बॉटम, ठीक है, GIT से लेके बिलो तक पूरा मींस ये रहता है कि pH वेरी करती है हर पार्ट की। तो वो एक नैरो सेट पॉइंट में एक फिक्स रहता है कि मतलब वो अगर अल्टर करता है तो बेसिकली ये हो गया कि या तो फिर उसमें कोई सेल में डिसीज हो गई है, बॉडी में पैथोजन एंटर कर गया है, ठीक है, और या फिर सेल ने अपनी प्रोसेसिंग चेंज कर दी है, अपना जो उसका फंक्शन करने का तरीका है उसको बेसिकली उसने वेरी कर दिया है। तो जो वेरिएबल्स, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ये मेनली वेरिएबल्स में ये चीज याद रखना, बॉडी टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम लेवल हो गया, पोटेशियम लेवल हो गया, ये सारे हो जाते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएबल विद इन द बॉडी। अब इसमें दो टाइप के लूप्स भी रहते हैं, जैसे नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया और एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हो गया। अब जो नेगेटिव फीडबैक लूप होता है, इसको थोड़ा बता दे रहा आगे फिर से है, ठीक है। तो इसमें जो नेगेटिव फीडबैक लूप है, ये सेंस और करेक्ट करता है, जैसे कोई भी डेविएशन हो गया, ठीक है, बॉडी के अगेंस्ट में कोई भी डेविएशन हो गया, जैसे बुखार हो गया या और कोई चीजें हो गई, ठीक है, तो उसको ये एक तरह से करेक्ट करता है। जैसे इसमें एग्जांपल में देखो, इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक लूप में आ गया। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा बॉडी का, ठीक है, तो उसको नॉर्मल बैक टू इट्स पोजीशन लाने में नॉर्मल रेगुलेट कर देता है। टेम्परेचर कितना होता है? क्या सर? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसमें सर 37 होता है सर, 37। हाँ, 37 डिग्री मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और वो फ़ारेनहाइट पैमाने में सर 98.6 होता है। हाँ सही है। तो यही है कि जैसे टेम्परेचर वेरी किया, जैसे अभी इस टाइम पे हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, ठीक है, तो जब वैक्सीन लगती है तो एक तरह से उन्होंने पैथोजन इंड्यूस कर दिया बॉडी में। जब पैथोजन कोई आउटसाइडर चीज इंड्यूस करेगी तो अपनी बॉडी रेसिस्ट करेगी उस चीज को, ठीक है। बॉडी जब रेसिस्ट करेगी तो एक तरह से क्या है, वो उसके जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी के वो वेरी करेंगे, तो उसमें क्या रहता है, पेन होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ऐसी मतलब वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स हैं जो बॉडी के वेरिएबल्स हैं, ये एक तरह से चेंज हो जाएंगे। तो
जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो फिर वहां पे मैकेनिज्म आती है नेगेटिव फीडबैक लूप्स की। तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप्स है जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या SpO2 लेवल कम हो गया, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया, या पोटेशियम या सोडियम के लेवल्स इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, तो नेगेटिव फीडबैक लूप है। ये उन चीजों को पूरा स्टेबल हाँ पूरा एक साथ लाके मतलब हाँ नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए उसको बॉडी को इंड्यूस करता है एक तरह से। जी सर, ठीक है, समझ ये गए नेगेटिव फीडबैक। जी सर, जी हाँ। सर, जी सर। अब homeostasis typically involves negative feedback loops that counteract changes of various properties from their target values known as set points. अब set points क्या है, जैसे variables temperature हो गया, तो टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो वो उतने पे ही उसको लेके आएगा। तो ये एक सेट पॉइंट है, एक सेट वैल्यू है वेरिएबल की, तो इसको होम्योस्टैसिस के अंडर में रखते हैं, मतलब सेम रहे, कोई भी वेरी ना करना चाहिए। ठीक है, सेम रहे और स्टेबल रहे। In contrast to negative feedback loop, positive feedback loops amplify their initiating stimuli. In other words, they move the system away from its starting date. अब जो positive feedback system है वो against में काम करता है। अब इसमें दोनों की मीनिंग समझ लो, जैसे नेगेटिव फीडबैक है और पॉजिटिव फीडबैक है, तो वैसे हम लोगों को ये आएगा कि हाँ पॉजिटिव है तो वो उसके अगेंस्ट में नहीं, मतलब उसके साथ साथ काम करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैक लूप है वो साथ में काम करेगा, बॉडी के लिए काम करेगा, और जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है वो अगेंस्ट में काम करेगा बॉडी के, और साथ में नहीं करेगा, बल्कि उस प्रॉब्लम को इंक्रीज और कर देगा। जी रवि, समझ में आ रहा? जी 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 सर। अब ये कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ फीडबैक लूप सिस्टम, जो अभी लूप सिस्टम अब हम लोग देखे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसी में इसके बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं। 3 कंपोनेंट है, सेंसरी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर मैकेनिज्म रहता है। उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप सिस्टम आ जाता है। तो सेंसरी मैकेनिज्म है पहला ये कंपोनेंट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन फर्स्ट रिक्वायर्स द बॉडी टू बी एबल टू सेंस और आइडेंटिफाई द वेरिएबल बीइंग कंट्रोल्ड। सेंसरी के नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, सेंस करेगा एक तरह से, जैसे सेंसर नहीं डिटेक्ट करता है, किसी भी चीज में सेंसर लगा रहता है, फोन में सेंसर है या कंप्यूटर में या कहीं भी है, तो वो सेंसर एक तरह से सेंस करने का काम करता है, डिटेक्ट करता है। तो ऐसे ही रहता है, जब पैथोजन कोई बॉडी में एंटर करेगा तो उसको इनिशियली फर्स्ट स्टेज में कोई भी चीज सेंस करनी होगी बॉडी को, तो उसमें ये सेंसरी मैकेनिज्म आ जाती है। तो इसी में इसमें देखो दिया है, द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन फर्स्ट रिक्वायर द बॉडी टू बी एबल टू सेंस और आइडेंटिफाई द वेरिएबल बीइंग कंट्रोल्ड। और कौन सा वेरिएबल उसको कंट्रोल करना है, जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल है या कोई भी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया या कुछ भी हो गया, उसको सेंस करेगा। किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, जैसे सेंसरी है उसको सेंस करना हो गया बेसिकली कि किसके अगेंस्ट में उसको बॉडी को काम करना है। If deviation from the normal set point range occur, the sensor generates a signal from nerve impulse to hormone to transit the information to the second component of the feedback. अब जैसे नॉर्मल सेट पॉइंट है, बॉडी टेम्परेचर है या ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उससे अगर कोई भी डाटा वेरी कर रहा है पैथोजन की एंट्री की वजह से बॉडी में, पैथोजन हो गया, कोई भी बाहरी सब्सटेंस, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, कुछ भी हो गया, पैथोजन। समझ रहे रवि, पैथोजन? हेलो? नहीं सर, पैथोजन मतलब कोई भी चीज बॉडी के अंदर जाना ना, पैथोजन का मतलब होता है जैसे कोई भी ड्रग वगैरह हो या कुछ भी हो, वो बॉडी के अंदर जाना। ड्रग, हाँ, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। पैथोजेंस में बेसिकली हम लोग कंसीडर करते हैं लिविंग सिस्टम हो गया कोई भी, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो तुम बीमार किस वजह से पड़ते हो, जैसे तुम्हें बुखार हो गया या जुकाम हो गया या अभी पे ये कोविड चल रहा है, तो ये पैथोजन ही है एक तरह से। कोविड वायरस हो गया, सार्स वायरस हो गया, ये सारे एक तरह से पैथोजन है जो बॉडी के अगेंस्ट काम करते हैं। हाँ, जो बॉडी के अगेंस्ट में काम करते हैं, बॉडी में पूरे अगेंस्ट काम करता है।
क्या हुआ? कौन इंक्रीज करते, जो बॉडी में कॉजेज इंक्रीज करते, जो मतलब बॉडी में कॉजेज आवाज इंक्रीज नहीं आ रही करते हैं ना यार। सर, वही उसी को बोलते हैं ना पैथोजेन। जी सर, आवाज नहीं आ रही। जो मतलब बॉडी में कॉजेज इंक्रीज करते हैं, हाँ उन्हीं को बोलते हैं ना और सर हाँ, उन्हीं को पैथोजन पैथोजन। बोलते हैं, जो बॉडी में कोई भी डिफेक्ट या कॉजेस क्रिएट करे हैं, ठीक है, जो कि अगेंस्ट हो बॉडी के। तो इसमें क्या है, अगर जी डेविएशन नॉर्मल सेट पॉइंट से कोई भी डेविएशन हो रहा है, जैसे जी रेंज है टेम्परेचर की हो गई या ब्लड ग्लूकोज लेवल की हो गई, या तो उस टाइम पे ब्लड क्या रहता है, जो सेंसरी मैकेनिज्म है जी वो सिग्नल्स जनरेट करेगा नर्व इम्पल्स के थ्रू। क्योंकि अपने जो भी मैकेनिज्म्स रहते हैं, ठीक है, बॉडी में कोई भी जैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है, वो या तो हार्मोन्स के जरिए होता है, हार्मोन्स के बाद में क्या रहता है, उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर रहते हैं बॉडी में। तो वो जब हार्मोन उस टाइप का सीक्रेट होगा उसके तो वो एक रिसेप्टर में जाके अपने सिग्नल को इनहिबिट करता, फिर नर्व इम्पल्स के थ्रू वो जाता है अपने माइंड में, तो वहां से उसके एक्शंस क्रिएट होते हैं बॉडी में। माइंड में। तो इसमें देखो, जनरेट ए सिग्नल फ्रॉम नर्व इम्पल्स टू हार्मोन, नर्व इम्पल्स से हार्मोन, जो कि उसके लिए सेंस किया है उसने बॉडी ने, हार्मोन। उसके पास में, हाँ उसके पास में हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं अपनी बॉडी में, हार्मोन एज ए ट्रांस, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको वन प्लेस टू अदर प्लेस टू में ट्रांजिट। ट्रांसफर करते हैं। जी सर। हाँ ट्रांजिट तो करते हैं। इसमें, हाँ हाँ तो इसमें क्या है, जब सेंसरी मैकेनिज्म है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू हार्मोन को उसने सेंस करके ट्रांसमिट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो हार्मोन क्या करेगा कि जो सेकंड कंपोनेंट है फीडबैक लूप का, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक लूप हो या पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव लूप हो, फीडबैक। ठीक है, तो उनके पास में जाके जिस तरह से मतलब बॉडी को एक्ट करना, अगर पॉजिटिव वे में करना है तो पॉजिटिव फीडबैक लूप के पास में जाएगा, अगर नेगेटिव फीडबैक लूप में करना है तो नेगेटिव फीडबैक लूप के पास में जाएगा। तो फिर ये सेकंड कंपोनेंट हो गया। अब क्या है, इंटीग्रेटिंग और कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जैसे कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर क्या होता है, सीपीयू होता है, अपनी बॉडी का क्या है, ब्रेन है कंट्रोल CPU, सेंटर, ठीक है। ब्रेन। हाँ तो जब ये कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, कोई भी उसमें कंट्रोल सेंटर है, तो वो जब रिसीव करेगा इनपुट, उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे यहाँ से हार्मोन है उसने ट्रांजिट की इंफॉर्मेशन सेकंड कंपोनेंट के पास में, जो कि अपना कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटिंग सेंटर, ठीक है। तो ये सेकंड कंपोनेंट है अपने इसमें। तो इसमें जब सेकंड कंपोनेंट है, इसमें जब हार्मोन अपनी जो भी है उसके पास इंफॉर्मेशन थी उसने इसमें ट्रांसफर की, ठीक है, तो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन आएगी तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। अब जैसे हम लोग कीबोर्ड से कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे हमने नंबर टाइप किया, किसी का नाम टाइप किया, ठीक है, लैपटॉप में या फोन में ही टाइप किए, तो वो क्या होता है, मदरबोर्ड में जाता है, मदरबोर्ड के बाद में फिर वो आउटपुट में जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड क्या करता है, उसको एनालाइज करता है। वैसे ही बॉडी में है कि जो ये हार्मोन है उसके पास में सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा, इसमें कंट्रोल सेंटर में जाएगी, फिर वो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर उसको असेंबल करेगा कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ठीक है, फिर integrated with input from other sensor and then some specific action is initiated to maintain homeostasis। फिर क्या होगा, फिर एक आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, आउटपुट जनरेट कर होगा, तो आउटपुट जनरेट होगा तो मींस क्या होगा, उसका रिजल्ट जनरेट होगा, रिजल्ट डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, होम्योस्टैसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो जो सेल इंजरी है वो अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी है, तो वहां पे जो उसका आउटपुट आएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी एक्टिविटी है उसको रीगेन कर जाएगा एक तरह से, समझ गए रवि? जी सर। हाँ समझ में आया? जी जी जी। अब देखो इसमें जो फिर उसके बाद में क्या रहता है, इफ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द सेट पॉइंट एग्जिस्ट, then control center sends its own specialized signal to the third component of the control loop। अब इसमें क्या, अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन आ जाता है तो वो तो तीसरा इसका जो कंपोनेंट है, जो कि इफेक्टर मैकेनिज्म है अपना, अभी पढ़ेंगे आगे,
इफेक्टर मैकेनिज्म के पास में कंट्रोल सेंटर अपना तीसरा कंपोनेंट का वो चीज सिग्नल जो है वो ट्रांसफर कर देगा। अब इसमें एग्जांपल देखो, जैसे वो अपना ब्लड खुद प्रेशर का है सिग्नल क्या? नहीं सर, वो कह रहे थे कि मतलब वो खुद का ट्रांसमिशन जो सिग्नल है वो खुद को लूप का सेंड करेगा कि मतलब कौन सा लूप है ये लूप के पास ना। थर्ड कंपोनेंट है उसके पास जो कंट्रोल लूप है उसके पास सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, मतलब जो अपना हाँ, जो स्पेशल सिग्नल कंट्रोल है सेंटर है वो क्या खुद का करेगा, अगर जैसे डेविएशन है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स है, टेम्परेचर वगैरह, उसमें अगर एक्स्ट्रा डेविएशंस आ रहे हैं तो जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करता है, थर्ड कंपोनेंट जो है अपना इस मैकेनिज्म का, फीडबैक सिस्टम का, जिसको इफेक्टर मैकेनिज्म बोलते हैं, तो ये डायरेक्टली उसके पास में बाद में अपना सिग्नल एज ए आउटपुट मान लो या जो भी है कि भाई वेरिएबल्स अपने वैरी रीगेन नहीं कर पाए वो चीज, ठीक है, वापस नहीं आ पाए, तो वो वहां पे सेंड करेगा। अब जो कंट्रोल सेंटर है उसका एग्जांपल देखो, जब ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, उसका जो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन रहता है वो ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस में रहता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो मेनली जो इसको रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, या उसको बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया, तो अगर उसको रीगेन करना है, बीपी को लो करना है, या बीपी कम है तो उसको बढ़ाना है, तो इसमें जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, हाँ, ये दोनों बेसिकली मेन रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए, कि उसको कम करना है या घटाना है। और सिग्नल ऐसे ही जाएगा तुम्हारा, पहले सेंसरी मैकेनिज्म है, ठीक है, वो सेंस करेगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, फिर वो हार्मोन या नर्व सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट करेगा डाटा, कहाँ पे, सेंटर लूप, सेंटर कंट्रोल सेंटर में, ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर है उसमें क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया अपना और हाइपोथैलेमस हो गया, तो फिर वो उसके अगेंस्ट में एक्शन प्रोड्यूस करेंगे कि हाँ इसको डिक्रीज करना है या इसको इंक्रीज करना है। और ब्लड वेसल्स और हार्ट है वो इफेक्टर ऑर्गन्स है, मतलब जो इफेक्ट होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स है या तो नैरो हो जाते हैं, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, या ब्रॉड हो जाता है तो ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है। ऐसे ही हार्ट रहता है, ब्लड पंपिंग रेट हाई हो जाती है, ब्लड पंपिंग रेट लो हो जाती है, तो ये सारे एक तरह से कोरिलेशन किया जाए तो ये कंट्रोल सेंटर ही है मेनली जो इसको रेगुलेट कर रहा है। अब तीसरा जो इसमें कंपोनेंट है वो है इफेक्टर मैकेनिज्म। तो effector are organs such as muscles or glands that directly influence controlled physiological variables। अब effector organ है जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, समझे, जिसपे इफेक्ट जाना है, समझ में आया? जी। जैसे स्वेलिंग है, कोई भी बॉडी पार्ट की मसल्स में अगर स्वेलिंग हो गई है तो कंट्रोल सेंटर से आई वो चीज। अब जैसे वहां पे स्वेलिंग रिड्यूस करनी है या वहां पे सेल इंजरी कॉज हुई है, तो ये इफेक्टर मैकेनिज्म या इफेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है, ये होते हैं मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स रहते हैं जो डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल वेरिएबल रहते हैं जो कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आउटपुट कहाँ से आएगा, कंप्यूटर में आउटपुट कैसे रहता है, कंप्यूटर में या तो प्रिंटर से आउटपुट आता है या स्क्रीन पे आउटपुट आता है, कि तुमने कोई चीज टाइप की और वो स्क्रीन पे आ गई। तो ये क्या पूछो, आवाज नहीं आ रही। अब इसमें एग्जांपल देखो, ब्रेडिकार्डिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना नहीं था कुछ। अब जैसे इसमें एग्जांपल देखो, इफेक्टर मैकेनिज्म है, इसमें एग्जांपल हो गया ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ठीक है, वैसोडाइलेशन, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं इफेक्टर मैकेनिज्म के। ब्रेडिकार्डिया में क्या है, स्लो हार्ट बीट, जैसे इंक्रीज हार्ट बीट हो गई तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक तरह से इफेक्टर मैकेनिज्म जब वर्क करेगा तो अल्टीमेटली आके किस पे उसके इफेक्ट्स आएंगे, हार्ट पे आएंगे, ठीक है, जब हार्ट पे आएंगे तो वो क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया करेगा, एक तरह से इसको देखा जाए तो। वैसे ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया ये सब डिसीजेज होती है, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट फंक्शनिंग, ये सब इसमें आ जाते। लेकिन एक एग्जांपल बेसिस पे तुमको बता रहा कि जैसे हार्ट बीट
इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या डिक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया ओवरऑल, तो वो इफेक्टर मैकेनिज्म के थ्रू, कंट्रोल सेंटर के थ्रू रिजल्ट किया आके इन्हीं सब चीजों में। तो ये बेसिकली क्या, स्लो हार्ट बीट कर देंगी। तो मेनली वो हार्ट क्या है, एक तरह से देखा जाए सेंसरी, मतलब बोले ऑर्गन है जो सेंस करेगा। तो वो सेंस कैसे किया, ये एक पूरी प्रोसेस हो गई उसकी। जी सर, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना है, वैसो डायलेशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पता ही होगा, सेल्स का डायलेशन मतलब इंक्रीज हो जाए। सेल कैविटी रहती है, सेल कैविटी मतलब जिससे ब्लड फ्लो करता है अंदर अंदर, पाइप में जैसे पानी फ्लो करता है, वो हो गया। कंस्ट्रिक्शन हो गया मतलब ऐसे सिमट गया, नैरो हो गया। जैसे बाइक वगैरह अपन लोग धुलवाते ना, तो उसमें ब्लड का प्रेशर उसी तरह से देख लो, ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज्यादा हो गया, वहां पानी में प्रेशर ज्यादा है, ये सब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए। समझ में आया यहाँ तक? जी सर, समझ में आया। इसके नोट्स हैं मेरे पास, तो उसमें जी पूरा मैंने हाँ मेंटेन किया, मतलब लिख के रखा है, मीनिंग वगैरह सारी, जहाँ पे नहीं है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी मैंने उसमें लिख के रखी है, वो मैं सेंड कर दूंगा। अब इसमें जी देखो ये आ गया पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक बता ही दिया था, नेगेटिव फीडबैक बता ही था तुमको। देख लो फिर से एक बार, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दीज फीडबैक सिस्टम आर स्टिमुलेटरी। स्टिमुलेट मतलब इंक्रीज करना, मैं बताया था ना। यहाँ उल्टा चलता है, पॉजिटिव अपन लोग सोचते हैं एक पॉजिटिव वे में अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ अपोजिट चलता है। नेगेटिव वाला रहता है वो कोई भी पैथोजन की उसको डिक्रीज करता है, पॉजिटिव वाला रहता है वो इंक्रीज करता है। तो दीज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में, दीज फीडबैक सिस्टम आर स्टिमुलेटरी। स्टिमुलेट करना है, एक स्टिमुलाई प्रोड्यूस करना है, एक्शन का रिएक्शन प्रोड्यूस करना है। जैसे कोई थप्पड़ मारे तो एक एक्शन नहीं प्रोड्यूस होता कि उसके भी थप्पड़ रख दो, वो चीज होगी, स्टिमुलाई प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया फीडबैक सिस्टम है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बेसिकली एक स्टिमुलाई की तरह एक्ट करते हैं, स्टिमुलेटरी सिस्टम रहते हैं। इट डज नॉट ऑपरेट टू हेल्प द बॉडी मेंटेन ए स्टेबल और होम्योस्टैसिस कंडीशन। समझे? इसमें ये बोल रहा है कि बॉडी को ये कोई हेल्प नहीं करता है, जो होम्योस्टैसिस है सेम और स्टेबल, ठीक है, स्टेबल रखने में बॉडी को ये कोई एक तरह से रोल प्ले नहीं करता है। इट इज ऑफन हार्मफुल, जब रोल प्ले नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कोई बीमारी को या किसी भी चीज को, तो वो जनरली बेसिकली सीधी बात है हार्मफुल होगा एक तरह से, या डिजास्ट्रेस, वही हार्मफुल डिजास्ट्रेस एक ही बात हो गई, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। इंस्टीड ऑफ अपोजिंग ए चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कॉजिंग ए चेंज टू रिटर्न टू नॉर्मल, पॉजिटिव फीडबैक टेंड टू रीइंफोर्स द चेंज दैट इज रीअकरिंग। वही चीज बोल रहा कि इसमें कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें चेंज करने की बजाय या उसको स्टेबल रखने की बजाय ये क्या करता है, उसको रीइंफोर्स करता है। कोई भी कॉज है इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज है उसको इंक्रीज ही करते रहता है, उसको स्टेबल होम्योस्टैसिस की तरफ नहीं ले जाता है। नेगेटिव फीडबैक में डायरेक्टली इसका उल्टा है। दिस कंट्रोल सिस्टम इज इनिबिटरी। इनिबिटरी मतलब होता है इनिबिट करना, डिक्रीज करना कोई चीज को। जैसे किसी भी बोलते ना इनिबिट कर दिया उसने वो चीज को, या डिक्रीज कर दिया, वो चीज है। They oppose a change by creating a response that is opposite in the direction to the initial disturbance. ये क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं चेंज का, ठीक है, जो इनिशियल डिस्टर्बेंस है उसके अपोजिट में है। जैसे अगर किसी को इधर धक्का दो तो क्या होता है, ये उसके अपोजिट काम करेंगे, ठीक है, वो उधर की बजाय इधर को जाएगा, उल्टा। They produce an action that is opposite to change that is activated by the system. वो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो कि चेंज होगा और एक्टिवेट होगा सिस्टम के जरिए। वही जो तीन कंपोनेंट हो गए हैं उसी के थ्रू वो पूरा वर्क करके, उसकी मैकेनिज्म है एक तरह से, उसके थ्रू में ये अपोज करेगा। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। दे कीप वेरिएबल फ्रॉम स्टेइंग टू फार आउटसाइड ऑफ देयर नॉर्मल रेंज। जो नेगेटिव को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होने देंगे। और जो वेरिएबल है, ठीक है, जैसे बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो उसको ज्यादा वेरी नहीं करने देते हैं। जैसे पहले अपना जो ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होती है? 120/80। नहीं, अब ये चेंज हो गया है।
जो FDA की साइट है उस पे, हाँ ये अब चेंज कर दिया, जैसे खान पान की वजह से ना, अब इस टाइम पे क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है 140/90 कर दिया गया है। मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है विद इन 120 तो ठीक है, नॉर्मल था ही, लेकिन अब ये क्या कर दिया, इसको 140/90 कर दिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर को, क्योंकि मैक्सिमम एक स्टडी में यही चीज निकल गया है कि जो नॉर्मल है खान पान की वजह से या जो भी है, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर मान लो या जो भी है, इसकी वजह से जो आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों में जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो वो इतना ही वेरी करता है 140 तक, मतलब नॉर्मल रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं रहता है। अब इसमें देखो ये एग्जांपल है, दोनों फीडबैक सिस्टम बता दिया था, अब इसमें ये एग्जांपल है, तो वही टेम्परेचर कंट्रोल वाला, जैसे फीवर आता है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें क्या रहता है, जो इफेक्टर रहते हैं, ठीक है, वो सिग्नल करते हैं स्वेट ग्लैंड को, स्वेट ग्लैंड को जब सिग्नल करेंगे, हार्मोन या सिक्रीशन हुआ एसिटिल कोलिन रहता है, जो स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग में हेल्प करता है, हार्मोन रहता है। तो ये अभी कोलॉजी में पढ़ोगे तुम लोग, तो इसमें क्या रहता है, वो जाके रिसेप्टर पे सिग्नल इंड्यूस करता है, फिर एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन होता है आगे, और उसके बाद में क्या रहता है, जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उससे स्वेट्स की पोरिंग रहती है, जो पोर्स अपनी बॉडी स्किन की सरफेस पे पोर्स रहते हैं छोटे छोटे, तो वो ओपन होते हैं, तो उससे क्या स्वेट प्रोड्यूस रहता होता है, तो वो क्या करते हैं अल्टीमेटली स्किन को एक तरह से कूलेंट का काम करते हैं, कूल सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या रहता है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए जब बोलते जब बुखार आता है तो ऐसी चीज गरम चादर या गरम कंबल उड़ा दो, स्वेटिंग हो जाए तो फीवर लो हो जाता है, वो इसका मेन रीजन यही है। अब इसमें देखो दिया दिख रहा ना, ये रवि है कि चला गया? अच्छा ओ चलो, समझ में आया रवि? अनम्यूट करो, म्यूट है तुम्हारा फोन। हाँ सर, तभी हम कहें आवाज क्यों नहीं जा रही थी आपके पास। हाँ वो म्यूट किए थे तुम, समझ में आया? सर वो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्या सर? जी 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 सर, समझ में आ गया। चलो अब इसमें देखो ये है स्लाइड, इसमें इफ द बॉडी टेम्परेचर इज बिलो द सेट पॉइंट, अगर जो एक सेट पॉइंट है जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है उसके बिलो है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो मसल्स शिवर करते हैं, शिवरिंग मतलब ऐसे कांपना नहीं होता है, शिवरिंग करना, ठंडी में दांत किड़किड़ाते हैं, जी कांपते जी हैं, वो जी। चीज को शिवरिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है मसल शिवर करती हैं, या बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाए तब भी शिवर करती है मसल, ठीक है, तो वो क्या करती हैं हीट जनरेट करती हैं, टू प्रोड्यूस हीट। हाँ, टू जनरेट द हीट एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स जी हेल्प द बॉडी टू रिटेन हीट। अब क्या रहता हीट को रिटेन करते हैं, इसी वजह से जैसे बुखार नहीं आता है तो बोलते हैं कि कांप रहा है, कोई बुखार आ गया कांप रहा है, जी तो जी उसमें यही चीज होती है कि मसल्स जो रहती हैं वो शिवरिंग रहती हैं, शिवर करती हैं, कांपती हैं, तो कांपने से क्या होता है, जैसे पत्थर से पत्थर को अगर ऐसे घिसेंगे तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, हीट तो जब प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस होगी तो यस सर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सीधी बात है, जब तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके कुछ ना कुछ बिल्कुल सर, इफेक्ट तो आएंगे ही, तो यही बोला है इसमें कि बिल्कुल। जनरेट द हीट एंड द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है, नैरो हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्शन मतलब नैरो हो गई, ठीक है, बिल्कुल एकदम पतले, तो उससे क्या रहती है हीट आउटसाइड नहीं जा पाएगी। अब किसी को तुम सिल्वर फॉइल से कवर कर दो गर्म चीज को, तो हीट क्या रहती बाहर नहीं जाती, सरफेस एरिया उसका, तो उसमें यही है उसी के कि helps to अंदर। retain the heat, ठीक है, the hypothalamus can change the body temperature set point such as raising it during fever to help fight an infection, both internal and external event can induce negative feedback mechanism। अब जो हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली मैं बताया था फीवर के लिए है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो फीवर के लिए है, जो माइंड ब्रेन में हाइपोथैलेमस रहता है वो फीवर के लिए है, वो क्या करेगा जो बॉडी टेम्परेचर है उसके सेट पॉइंट को या तो राइज कर देगा या डिक्रीज करता है, ठीक है, वो वेरी करता है कंडीशंस के ऊपर, किस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्या है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो वो एक तरह से क्या जो जैसे अभी कोविड की वैक्सीन लग रही है,
तो इसमें जैसे पैथोजन कोई देते हैं तो उसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फीवर आता है, तो वो एक तरह से क्या है, वो इम्यून हो रही है बॉडी, उस चीज के लिए अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। ठीक है, तो उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या रहता है, फीवर क्रिएट होता है। और एक चीज ये भी बोलते, जैसे जो पैथोजेंस रहता है वो या तो फिर अपनी WBC है, ये सारे जो हैं ये मतलब उसको अगर किल कर रहे हैं पैथोजन को, तो उनकी जो डेड बॉडीज एक तरह से बोल दिया जाए पड़ी हुई है बॉडी में, ठीक है, फिर वो क्या रहती हैं, वो हीट लिबरेट करती हैं। तो ये सारी चीजें जो एक तरह से फीवर कॉज करती हैं पैथोजेंस की वजह से। तो इसमें क्या काम करता है, बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अपना काम करेगा बॉडी को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लाने। अब देखो इसमें डायग्राम में ये यहाँ पे दिया है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ से इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर होता है और यहाँ से डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर होता है, तो दोनों जगह क्या है, थर्मो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में अपने, ठीक है। तो ये चीज कहाँ जाएगी, थर्मो रिसेप्टर जो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है वहां तक जाएगी। हाइपोथैलेमस। तो यहाँ से क्या हुआ, नहीं सर कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हाइपोथैलेमस में गई, अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है तो हाइपोथैलेमस के बाद में क्या होगा, मोटर नर्व इम्पल्सेस टू स्किन, स्किन के जो मोटर नर्व इम्पल्सेस है वहां से क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन होगा मतलब स्किन के जो पोर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, वहां से स्वेटिंग होगी, ठीक है। हाँ, वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 पे आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ही है। यहाँ पे देखो अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज है तो थर्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है, यहाँ से मोटर इम्पल्स या नर्व इम्पल्स के थ्रू में सिग्नल जनरेट हुआ हार्मोन के थ्रू, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने अपना एक एक्शन क्रिएट किया, हाइपोथैलेमस जब एक्शन क्रिएट किया वो कहाँ पे गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कर देगा स्किन के पोर्स में, ठीक है। एक तरह से एक्शन का रिएक्शन हुआ बेसिकली हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या रहेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, डायलेशन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और स्वेटिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। तो इससे क्या, स्वेटिंग जब डिक्रीज हो जाएगी तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा। तो इतना आज आ गया समझ में तुम लोगों को? जी सर। सेट आया पॉइंट हो लेकिन गए, मतलब क्या कम आया सर, लेकिन मतलब अभी आज पहली क्लास है। एक तो सर सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब ये चीज कभी पढ़ी नहीं तो थोड़ा कम समझ में आ रहा, और बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं रहे हम लोग, तो अच्छा थोड़ा कम समझ में आ रहा। हाँ, तो इसको पढ़ लेना, मैं आज वो भेज दूंगा, ठीक है। जी सर, नोट्स प्लीज कर दीजिए सेंड। हाँ, नोट्स मैं भेज दूंगा, ये अभी 4-5 पेजेस हैं क्योंकि ज्यादा नहीं हुई अभी स्लाइड्स वगैरह भी, तो मैं वो तुम्हें सेंड कर दूंगा, तो उसमें तुम देखना, उसमें मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसके बाद में हम लोग रुकना 1 मिनट।